हेलो एंड वेलकम टू इनफॉर्मल फैलेसीज। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बोला था कि अब से ये सारी क्लासेस जो हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगी। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्रेस बोथ दी लैंग्वेजेस। बट ऐसा हो सकता है कि कभी कोई चीज़ मैंने हिंदी में बोली लेकिन उसको मैंने इंग्लिश में नहीं बोला था, या इंग्लिश में बोला था लेकिन हिंदी में नहीं बोला था, तो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। But it is always advantageous for us to understand fallacies both in Hindi as well as in English. Now, what we are discussing or what we are starting is basically informal fallacies. Now, informal fallacies को अनौपचारिक हेतुभाष भी कह सकते हैं, राइट? बिकॉज fallacies को यूजुअली हेतुभाष कहते हैं हिंदी में। तो these are basically mistakes in reasoning, ठीक है? So अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट आर फैलेसीज, है ना, तो दे आर बेसिकली एरर्स और मिस्टेक्स इन रीजनिंग। तो दिस इज समथिंग विच वी आर बेसिकली प्लानिंग टू स्टडी, एंड सिंस इट इज इनफॉर्मल बाय नेचर, दैट मीन्स द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज वैलिड या इनवैलिड वाली अंडरस्टैंडिंग में जब हम डिडक्टिव लॉजिक में पढ़ते हैं, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। अगर आपको पता हो, दिस इज बेसिकली इंडक्टिव अंडरस्टैंडिंग जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडक्टिव लॉजिक में आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, राइट? सो वी डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, रादर देन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट? तो हम ये कहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक है, राइट? तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब वैलिड और इनवैलिड छोड़ देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज दिस पार्ट विल नॉट टॉक अबाउट वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, रादर देन अबाउट द स्ट्रेंथ और वीकनेस, एंड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फैलेसीज। तो फैलेसीज होते क्या है? दे आर बेसिकली मिस्टेक्स, राइट? कि हम कोई रीजनिंग दे रहे हैं, हम कहीं किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम ऑब्वियसली अपना पॉइंट पुट अप करने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, या ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से बात करते हैं। फिर उसके पीछे रीजंस देते हैं। वो जो रीजंस देते हैं, दे कैन बी राइट, दे कैन बी रॉन्ग एज वेल, है ना? क्योंकि अगर आप प्रॉपरली रीजनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई फैलेसी नहीं होगी। नहीं तो यूजुअली, क्योंकि ये इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है ये इंडक्टिव लॉजिक का पार्ट है, तो ऐसा तो नहीं है दैट द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन एज वेल। द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस ओनली, अगर आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है तो ओनली मेक्स द प्रोबेबिलिटी हायर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो है कंक्लूजन भी सही होगा अगर प्रेमाइसेस सही है तो। बट यूजुअली क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स वीक होते हैं, और ये जो वीक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये जितना और वीक होते हैं दे बिकम बेसिकली फैलेसीज, है ना? तो हम कहते हैं कि भाई इस आर्ग्यूमेंट में जो है फैलेसी है। फैलेसी क्यों है? बिकॉज ये एरर कर रहे हो, आप रीजनिंग जो है सही से नहीं कर पा रहे हो। नाउ ये फैलेसीज बहुत सारे तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं। हमारे कोर्स में जो है इनफॉर्मल फैलेसीज बेसिकली 4 हेड्स में, है ना, दे हैव बीन क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स। व्हाट आर दोस हेड्स? द फर्स्ट वन यू विल सी इज द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। फैलेसी ऑफ रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? फैलेसी ऑफ रेलिवेंस का सिंपल मतलब ये है कि जो प्रेमाइस है और जो कंक्लूजन है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं रहे। दैट मीन्स कि दे आर इररेलिवेंट, the premises are irrelevant to the conclusion, or sometimes the conclusion which you are coming out with is irrelevant to the premises, right? तो इस तरीके से बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये जो है बेसिकली रेलिवेंस की फैलेसीज होती है। इसको छोड़कर एक फैलेसी होती है जिसको हम कहते हैं डिफेक्टिव इंडक्शन। दे मे नॉट बी एग्जैक्टली दी सेम इन योर बुक, क्योंकि बुक्स में अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बट the convention which we follow is basically the convention as found in our course book. तो उसमें एक फैलेसी जो होगी वो होगी डिफेक्टिव इंडक्शन की। नाउ डिफेक्टिव इंडक्शन की फैलेसी क्या है कि जो इंडक्शन का प्रोसेस है ना, अगर हम अगेन पुराने तरीके से समझने की कोशिश करें, सो इट विल बी लाइक दैट फ्रॉम प्रेमाइसेस वी आर कमिंग आउट विद अ कंक्लूजन व्हिच इज मोर जनरल बाय नेचर, राइट? सो प्रेमाइसेस जो है वो थोड़े से स्पेसिफिक है लेकिन कंक्लूजन थोड़ा सा जनरल है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इंडक्शन आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो इंडक्शन है ये डिफेक्टिव है, इसमें कुछ गलतियां हैं, इसमें कुछ हमारे पास वी हैव सफिशिएंट रीजन टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। सो दैट मिस्टेक इज समथिंग विच वी कैच अपॉन, राइट? यहाँ पकड़ लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपने फैलेसी की है, यहाँ पे आपने गलत रीजन दिया।
तो ये सारी चीजें जो है होती है। तो जो थर्ड फैलेसी है उसको कहते हैं फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। नाउ व्हाट आर फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन? फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि आपने पहले से ही सोच के रखा है, यू हैव सम प्री कंसीव्ड नोशंस, आपने पहले से ही सोच के रखा है, आपने जो है यू हैव एन आइडिया अबाउट समथिंग और यू हैव टेकन समथिंग लाइक दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता ना आर्गुमेंटेशन का, क्योंकि देखिए आर्गुमेंटेशन कौन लोग करते हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, दो सुलझे हुए रैशनल लोग या दो से अधिक आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन इफ सपोज somebody has been brainwashed या somebody has presumed something right from the very beginning, तो irrespective of the fact what you are saying it is falling on deaf ears, आप उसको समझा नहीं सकते, ठीक है ना। और वो जो है एग्जैक्टली अपने ही तरीके से आर्ग्यू करेगा, आप उसको मना भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। और ये अगर अथॉरिटी कर रही है तो इट इज इवन प्रॉब्लमैटिक। तो ऐसा होता है और इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स भी जो है हम लोग देते हैं और हम लोग करते हैं। मतलब ये जितने भी फैलेसीज हैं, अभी रेलिवेंस है, डिफेक्टिव इंडक्शन है, प्रिजम्पशन है, अभी इसमें टाइप्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी फैलेसीज जो हैं दिस इज बेसिकली लाइक वी डू इट इन आवर डे टू डे लाइफ, और हमको जो है बहुत मजा भी आता है, क्योंकि हमें कभी कभार लगता है कि हम आर्गुमेंट जीत गए, है ना, और एक्चुअली नहीं जीते, है ना। या कभी कभार हमें लगता है कि हमने उसकी बोलती बंद करा दी, है ना, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं ना दैट हमने उसकी बोलती बंद करा दी, है ना, उसका मुंह इतना सा हो गया था, पता नहीं इतने, इससे तो बड़ा, मतलब इससे तो छोटा ही मुंह होता है, तो अगर ये है तो बड़ा है, बट जो भी है वट। तो बहुत बार हम ऐसे कहते हैं इसका मुंह ऐसा हो गया था, वो दुम दबा के भाग गया, वो वहां पे रुक नहीं पाया, एंड सो ऑन। मतलब so many expressions you will hear from people and they feel it like ki they are the only valiant survivor in this world and the rest of the world is have shifted to Mars or something like that। तो इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग्स और इस तरीके की बातें करते हैं। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी से एज प्रिजम्पशन वाली फैलेसीज, क्योंकि ऐसे बहुत बार फंसाते हम आएंगे, इन सब आर्ग्यूमेंट्स पे आएंगे, और ये डे टू डे लाइफ में है तो आप इनको अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे, है ना, बिकॉज यू विल फाइंड इट टू बी मोर रिलेटेबल, यू विल फाइंड कि हाँ मैंने भी ऐसा बोला है या मुझे ऐसा किसी ने बोला था, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की फैलेसीज जो है इसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन। जो लास्ट टाइप की फैलेसी है वो आपके बुक में इट इज अंडरस्टूड एज द फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी जो है ये भी एक और टाइप ऑफ फैलेसी होती है। एम्बिग्विटी का अगर मोटे तौर पे मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है दैट समथिंग कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, है ना। एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस होते इसीलिए हैं बिकॉज दे हैव मोर देन वन मीनिंग। तो अगर एक से ज्यादा मीनिंग है कहीं पे इन्वॉल्व, जैसे हम एक दिन वो क्वेश्चन भी कर रहे थे ना अपने में कि पीपल इन ऑल पीपल इन London like to drink tea and all people who like to drink tea like it, so all people who live in London like it। और हमें पता चला कि एक जगह पे like it एक तरीके से एक्सप्रेशन यूज किया गया है, दूसरी जगह पे like it दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन यूज किया गया है। सिमिलरली एम्बिग्विटी में क्या होता है कि अ वर्ड और अ सेंटेंस और एन एक्सप्रेशन और इवन द यूसेजेस ऑफ कॉमा एंड सेमीकोलन, है ना, तो ये सारी चीजें जो है सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देती है, ठीक है। और एक बार किसी ने बोला एक तरीके से, आपने उसको इंटरप्रेट किया दूसरे तरीके से, और उसके कारण से उसका मीनिंग बन गया कुछ और, है ना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, है ना। तो ये जो है बेसिकली 4 डिविजन्स हैं जिसमें कि हमारे कोर्स में हमको दिया गया है कि वी कैन डिस्कस दिस। ऐसे अगर आप इनफॉर्मल फैलेसीज में देखें तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ फैलेसीज, बट जो हम अपने टेक्स्ट बुक में यूज करते हैं वी विल ट्राई टू कीप द डिस्कशन ओवर देयर ओनली, और जो भी चीजें उसमें से फॉलो करेंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज दैट आई एम प्लानिंग टू डिस्कस ओनली द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ या फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस मुझे बोलना चाहिए क्योंकि इसमें 6-7 फैलेसीज हैं। सो वी हैव अराउंड 6 to 7 फैलेसीज अंडर इट एंड वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ देम वन बाय वन, ठीक है।
तो क्या क्या फैलेसीज हो सकती हैं फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में? जैसे मैंने बोला था कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस जो मोटा क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली क्या कहता है, इट इज बेसिकली दी टाइप ऑफ फैलेसी जिसमें कि प्रेमाइसेस और कंक्लूजन जो है रिलेटेड नहीं है, दे आर नॉट रेलिवेंट टू ईच अदर, लेकिन हम आर्ग्यू करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि समटाइम्स वी डू इट नोइंगली, है ना? We know that the argument is not a strong argument. We also know that this argument is not a good argument. And I'm not talking about validity or invalidity. ये तो है ही नहीं, उस प्लेन पे ही नहीं है ना. It is not the paradigm. The paradigm is of informal logic. कभी कभार उसको inductive logic भी कहते हैं, informal logic भी कहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, लॉजिक को बहुत सारे तरीके से डिवाइड करते हैं. So under this paradigm we discuss about the fallacies of relevance. और ये बेसिकली क्या है कि जो प्रेमाइस है और जो कंक्लूजन है वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, दे आर नॉट रेलिवेंट टू ईच अदर, बट स्टिल we love to argue, right? And we love to argue, we love to win arguments as well, right? Because if we can win an argument, then definitely the favors are ours, है ना? तो if you want to have our favors or if you want to get favors, so we have to win the argument. तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है. तो इसमें अगर मैं पहला फैलेसी डिस्कस करूं, द फर्स्ट फैलेसी आई विल नेम इट एज R1. जो फर्स्ट फैलेसी है आपके इसमें, है ना, वो इसको कहते हैं एड पॉपुलम, या आप इसको ये भी कह सकते हो अपील टू एनी काइंड ऑफ पॉपुलिस, है ना, या अपील टू एनी काइंड ऑफ इमोशंस, अपील टू पिटी, है ना, बहुत बार अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, है ना, बुक में. तो एड पॉपुलम जो है वो बेसिकली क्या है, पॉपुलर, कोई चीज पॉपुलर है तो फिर वो एक्सेप्टेबल ज्यादा हो जाती है, या पॉपुलैरिटी को टारगेट करके जो है हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जीत जाते हैं. अब ये आर्ग्यूमेंट्स कैसे होंगे और इनके एक्सरसाइजेस कैसे होंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. आपके बुक की एक्सरसाइजेस आर डिफिकल्ट. उसके पीछे रीजन ये है दैट द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट नोन टू यू, राइट? इफ आई से व्हाट इज एन अफर्मेटिव एक्शन, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अफर्मेटिव एक्शन बिकॉज यू डू नॉट स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फॉर पीपल हु stay in United States of America, they will very easily say what is affirmative action, but you do not know. But the same goes for a lot of people. सिमिलरली वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में ग्रेजुएट्स या अंडर ग्रेजुएट्स को उतना पता नहीं होता है, या ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और यू आर डेवलपिंग एज एन इंजीनियर, तो यूजुअली बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिलेट. Second thing is that people do not or these fallacies may not be well connected to each other as well, है ना. कोई कभी फैलेसी इस तरीके से जाएगा, कभी कोई इस तरीके से जाएगा. एक आर्ग्यूमेंट में एक से ज्यादा फैलेसी हो सकती है, उसको इंटरप्रेट करने के तरीके में भी जो है इट कैन बी लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? कि एक बार जो है इधर से इंटरप्रेट कर लिया, एक बार इधर से इंटरप्रेट कर लिया, है ना. तो इस तरीके से हो सकता है. सो डू नॉट वरी अबाउट इट, वी विल टेक द एक्सरसाइजेस इन द क्लास, बट राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एड पॉपुलम होता क्या है, ठीक है? एड पॉपुलम कभी कभार जो है बोलते हैं कि इमोशंस से रिलेटेड होता है, ठीक है. अब यूजुअली व्हाट वी थिंक इज इमोशन, जैसे कि हम बिकॉज वी ऑल्सो यूज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश, राइट? हमारे यहाँ पे इमोशनल हम जैसे बोलते हैं कि यार ये बहुत इमोशनल है, तो इमोशनल का मतलब क्या है कि रोना धोना करता है, दैट इज वन ऑफ द इमोशन कॉल्ड मेलनकॉली, राइट? सो देयर इज डिफरेंस, है ना. इमोशन एंगर भी है, इमोशन जो है हैप्पीनेस भी है, इमोशन एक्साइटमेंट भी है ना. और इमोशन पेट्रियोटिज्म भी है, अगर आपको नहीं पता हो तो. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ओत प्रोत होके, है ना, या हम सोच के, या हम नहीं सोच के, इनफैक्ट बिकॉज वी कैन नॉट इवन थिंक इन दैट डायरेक्शन एंड वी ट्राई टू टेक आवर डिसीजंस, और वी ट्राई टू पार्टी विद समबडी, और वी आर ट्रैप्ड, राइट? होता क्या है अब एड पॉपुलर में, होता क्या है, अगर आप एड वर्ल्ड को देखें, the ad world is basically banking on this ad popular, right? They make ads which are attractive, which excite some kind of emotion, and you are connected to it, and you feel like that, oh, okay, now I want this product, right? If I do not have this product, then my life is going to be, a hell, so I need a product. Like if you see any deodorant ad क्या करता है, किसी भी deodorant के ad को देख लीजिए, हमारे जमाने में स्टार्ट हुआ, आपके जमाने में भी चल रहा है. यू पुट द डिओड्रेंट एंड द ऑपोजिट सेक्स इज अट्रैक्टेड. माय गॉड, यू पुट इट लाइक दिस एंड द होल वर्ल्ड इज फॉलिंग हियर एंड देयर. मतलब
और मैं अपने टाइम से देख रहा हूँ आज तक लोग यहाँ और वहाँ लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं गिर रहा, राइट? तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच होता है, बट देन इट इज वेरी पॉपुलर एंड इफ यू कैन मेक पीपल गेट अट्रैक्टेड टू सम काइंड ऑफ इमोशन, है ना? If you make somebody cry in a movie, the movie becomes a hit. If you can make people laugh, that also becomes a hit, and so on. Even if there is not much of quality or something, but you feel like you are enjoying, right? So जब तक movie है तो ठीक ही है. लेकिन if it is in the ad world and you think like that, okay, this product is very much required. If I will be using this product, this will happen or that will happen, right? या कोई आपको ये समझा रहा है कि मुझे विदेशी कंपनी का कोई ड्रिंक इसलिए नहीं पीना चाहिए बिकॉज उससे जो है विदेशी चीज़ें या विदेश में जो है पैसा चला जाता है एंड दिस एंड दैट, हम बोलते हैं या पेट्रियोटिज्म फर्स्ट एंड दिस एंड दैट. भाई देखिए, कोला, एनी काइंड ऑफ कोला, ठीक है, का अगर इंडियन सब्स्टिट्यूट है और आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि ओके ये कोला विदेशी और ये कोला देसी है तो हम इसको पी के जो है इस कंपनी को बाहर निकालते हैं, तो फाइन, समझ में आता है. लेकिन आप कोला को नींबू पानी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते हो कि कोला पीना छोड़ दो, नींबू पानी पीना चालू करो. मतलब आई लव नींबू पानी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई डू नॉट ड्रिंक कोला एनी मोर बिकॉज ऑफ माई वेट गेन एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, यू नो, ओल्ड एज. सो बट द थिंग इज कि इफ यू आर आर्ग्यूइंग फॉर कि ओके आई शुड नॉट ड्रिंक कोला बिकॉज नींबू पानी इज इंडियन, इट डज नॉट मेक सेंस, है ना? तो ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं व्हाई आई शुड नॉट यूज दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज फ्रॉम दिस कंट्री और इट इज फ्रॉम दैट कंट्री, है ना? और व्हाई आई शुड नॉट डू दिस बिकॉज इट इज पेट्रियोटिक, है ना? तो ये जो पेट्रियोटिज्म है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशन है. मिजरिकॉर्डियम, पीटी, ठीक है, इस पीटी को जो है मिजरिकॉर्डियम भी कहते हैं. ये किस तरीके की फैलेसी होती है? जब आप किसी में पीटी डेवलप करने की कोशिश करते हो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट जिसमें कि जो है वकील ये कह रहा है कि जज साहब इसको जो है इतनी बड़ी सजा मत दीजिए. क्यों? क्योंकि इसके बाद इसकी 2 बीवी 4 बच्चों का क्या होगा, यू नो? एंड सीरियसली, मतलब कि अगर एक फैमिली में एक ही बंदा कमा रहा है और उसको सजा हो जाएगी तो उसके बीवी बच्चों का तो मतलब, है ना? तो इसे सजा नहीं होनी चाहिए. बट that does not make sense, है ना? Why it does not make sense? Because if you are a criminal, you are liable to be prosecuted and you should be penalized. That is the idea. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 8-10 बीवी और 50-60 बच्चे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कर सकता मैं, right? So the idea is very simple and very normal, and this is something which you should understand. That is that you are trying to again excite some kind of emotion. और लोग ना ऐसे पॉपुलस अंडरस्टैंडिंग में बह जाते हैं, ठीक है? पीपल डू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ पॉपुलर बिलीव्स एंड पॉपुलर प्रिंसिपल्स. हमको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? कि भाई ऐसा है वैसा है, पर तो ठीक ही है, मतलब कि पर भाई ये भी तो देखिए आपको उसको कितना नुकसान हो जाएगा, है ना? कुछ तो रहम कीजिए, है ना? और रहम पे तो दुनिया चल रही है ना? ये रहम का वहम छोड़ना बहुत जरूरी है, बट रहम पे दुनिया चल रही है, राइट? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये बेसिकली एड पॉपुलम पे दिए जाते हैं. हम आएंगे क्वेश्चंस पे आएंगे, हम कुछ एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू इमोशनली फूल यू और इमोशनली एक्साइटिंग यू, है ना? और दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम काइंड ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इमोशन एज आई टोल्ड यू. तो उससे होता क्या है दैट पीपल try to decide not from a rational point of view, rather they decide from something which is not logical. That is the idea. तो इस तरीके की अगर गलतियां आप कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, है ना? बिकॉज why a person should not be penalized because there is not adequate say proof that he or she has committed that crime. समझ में आता है. But why a person should not be penalized because उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, या वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, तो अच्छा काम को देखते हुए जो है उसकी ये सजा माफ की दी जाए, तो मैं भी कुछ अच्छा काम वाम करके फिर मेरे जो भी दुश्मन है उन लोगों को थोड़ा सा मारने पीटने का सोचने लग जाऊंगा, है ना? बट दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज नॉट समथिंग विच पीपल शुड डू, बट दिस इज समथिंग विच हैपन्स. और इस तरीके के जजमेंट्स, ये नहीं कि मैं अपने देश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जज और जो एडवोकेट है वो इन चीजों को नहीं जानते. दे वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस आर्ग्यूमेंट्स. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि लॉजिक वालों को पता है और से लॉ वालों को नहीं पता है, उनको भी पढ़ाया जाता है. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट देन दे डिलिबरेटली डू एज वेल. एंड द थिंग इज
that everybody knows that if you can talk well, if you can argue well, the world is yours. So learn logic. Anyways, let us come to the second type of fallacy, which we call as straw man. In fact, in some book it can be red herring as well. आपके बुक में शायद red herring है, but does not matter. ये दोनों fallacies more or less एक जैसी हैं, quite close to है, ठीक है. रेड हेरिंग बेसिकली क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है. इमेजिन लाइक कि यू हैव रेड अ लॉट ऑफ वेरी नाइस नॉवेल्स, राइट? जैसे कि कोई अगाथा क्रिस्टीज नॉवेल पढ़े हैं या कोई भी इस तरीके के नॉवेल पढ़े जिसमें कि खूब क्लाइमैक्स है और खूब कोई मर्डर मिस्ट्री चल रही है, दिस एंड दैट. तो ऐसा क्या होता है उसमें? व्हाट हैपेंस? इट हैपेंस इन दिस वे कि द स्टोरी प्लॉट इज गोइंग ऑन, उसमें एक कैरेक्टर आ जाता है, उस पर पूरा शक होने लग जाता है. फिर दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, उस पर भी पूरा शक होने लग जाता है ना. फिर तीसरा कैरेक्टर आ जाता है कि इसी ने मर्डर किया है, अब तो बिल्कुल पक्का हो गया कि इन तीनों में से ही किसी ने किया है ना. और ऐसे बहुत सारी कहानियां चल रही होती है. बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और जिसने मर्डर किया है उसको बिल्कुल पूरे पिक्चर में कहीं पर भी जो है ऐसा लगता नहीं है कि इसने मर्डर किया. या कभी कभार ऐसा भी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड सेटअप हो गया है ना कि जिसके ऊपर ज्यादा शक हो रहा है उसने खून नहीं किया होगा. तो कोई वर्ल्ड बेस्ट सेलर लिख सकता है कि जिसके ऊपर शक किया था वो उसी ने खून किया था, है ना. And something like that. People will even like it a lot, है ना, love it, make it a bestseller, and so on. And the bestseller writer, you have met any bestseller writer? They do all these things. Red herring, ठीक है, इसको कहते हैं. या कभी कभार क्या होता है कि in an argument we try to create a distraction, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन से जो है हम पूरे आर्ग्यूमेंट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है. और वो डिफ्लेक्शन जो है फिर आर्ग्यूमेंट हमको जीतने में हेल्प कर जाता है. क्यों? क्योंकि हमने डिफ्लेक्ट कर दिया ना, बिकॉज मुद्दे पे नहीं है, पॉइंट पे नहीं आए, तो हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए. तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंटेशंस को जो है वो रेड हेरिंग कहा जाता है. इसी तरीके से स्ट्रॉमैन फैलेसी भी होती है. स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है? उसमें ओपोनेंट का जो सबसे वीक पॉइंट है ना, जैसे कि सपोज वो आर्ग्यू कर रहा है, उसमें कुछ कुछ चीजें उसने बताई, बहुत सारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, आई कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट दैट पर्सन. तो हमने क्या किया कि उसके वीक पॉइंट्स को निकाला. एंड स्ट्रॉमैन बेसिकली होता है कि एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉ वाला पर्सन बना दिया. दैट मीन्स कि द वीकेस्ट पार्ट को जो है आपने टारगेट किया. तो समटाइम्स इवन द पोजीशन इज मिसरिप्रेजेंटेड, है ना, कि इसने ऐसा बोला, इसका मतलब ऐसा होता है, एंड सो ऑन. एंड देन यू गो ऑन टू आर्ग्यू एंड विन. तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को जो है हम बेसिकली स्ट्रॉमैन फैलेसीज में लाते हैं. हम एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे तो तब और हम एग्जाम्पल्स लेंगे, बट राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रेड हेरिंग इज बेसिकली डिस्ट्रैक्शन and this is basically misrepresentation. So if I write it, this is more like misrepresentation, and red herring is basically distraction, right? So you are trying to create a distraction. तो आपने distraction create कर दिया तो you are already through, right? Because देखिए हर एक चीज ऐसा ही है that till the time you are in a pinpoint approach, तब तक तो बात सब कुछ सही है. लेकिन अगर पिन पॉइंट अप्रोच से थोड़ा सा भी इधर उधर गए और आपने आर्गुमेंट को थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू विल विन. तो इस तरीके से जो है आर्गुमेंट्स को जीतने का तरीका जो है, इसको रेड हेरिंग टाइप की फैलेसीज कहते हैं. तो कभी कभार बुक्स में जो है स्ट्रॉमैन और रेड हेरिंग एक ही अंडर द सेम हेड रखते हैं. समटाइम्स दे डिवाइड इट, जैसे कि एड पॉपुलम और मिजरिकॉर्डियम, है ना, अपील टू पिटी, इसको भी कभी कभार डिवाइड करते हैं, है ना. कभी कभार बुक्स में जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. कभी कभार दे कीप इट इन द सिंगल हेड. सो आई हैव केप्ट इट इन द सिंगल हेड. ओके, सो दीज आर 3 fallacies, 3 more to go. Okay, so let us discuss the rest of the 3, है ना. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एड होमिनम. एड होमिनम का मतलब होता है अगेंस्ट द पर्सन. मतलब कि आप आर्ग्यू क्या कर रहे हो? आप आर्ग्यू प्रेमाइसेस और कंक्लूजन पे नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द पर्सन, है ना. कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम जो है पर्सन के अगेंस्ट में बात करने लग जाते हैं. ये 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है. वन इज अब्यूसिव, द अदर वन इज सर्कमस्टांशियल, है ना. 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है. वी विल अंडरस्टैंड इट, बट मोटे तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें, इट इज लाइक अगेंस्ट द पर्सन. You are not arguing for the notion, against the notion, or for the argument. You are trying to go against that person, that specific person, है ना. उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोलने लग जाए कि अरे तुम क्या जानते हो, अरे तुम क्यों बोल रहे हो, है ना. कि इट्स लाइक लुक हु इज टॉकिंग, है ना.
इट्स दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। या कभी कभार जो है हम किसी ग्रुप को जो है बहुत गालियां देते हैं या बहुत मानते हैं कि दीज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड और दिस इज द थिंग, यू नो, बहुत बार इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं। तो इस तरीके के आर्गुमेंट्स को जो है हम बेसिकली एड होमिनम कहते हैं। कभी कभार इसको पॉइजनिंग दी वेल भी कहा जाता है, यानी कि किसी के अगेंस्ट में जो है आप इतना फैला दो कि मतलब कि वो कोई अच्छा काम भी करे या कोई बुरा भी काम करे लेकिन जहर फैल चुका है। पॉइजनिंग दी वेल इज बेसिकली लाइक कि इतना जहर फैला हुआ है उसके अगेंस्ट में कि वो अच्छा काम करेगा तो भी आप उसको ठीक नहीं मान पाओगे। तो इस तरीके के आर्गुमेंटेशंस को या इस तरीके के आर्गुमेंट्स को जो है हम एड होमिनम की फैलेसीज में लाते हैं। तो एड होमिनम की फैलेसी भी जो है ये बहुत इजीली समझ में आ जाती है अगर आप कभी भी आर्ग्यू करेंगे। ऐसे हम जब एग्जांपल्स लेंगे क्लास में तो यू विल सी दैट हाउ टू फॉलो और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। लेकिन द आइडिया इज वेरी सिंपल दैट यू आर नॉट आर्ग्यूइंग रादर देन यू आर अटैकिंग अ पर्सन, राइट। तो इसमें अलग अलग तरीके से नाम दिए जाते हैं एंड सो ऑन, बट पॉइजनिंग द वेल हुआ, अब्यूजिव हुआ, सर्कमस्टेंशियल हुआ, है ना, इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं जिसको कि हम एड होमिनम की फैलेसी में लाते हैं। बैकुलम जो है ये बेसिकली फोर्स है। दिस मीन्स दैट बैकुलम इज बेसिकली इन लैटिन मीन्स स्टिक, डंडा, है ना, दंड देने वाला, है ना, डंडा। और हम भी हिंदी में आजकल बहुत यूज करते हैं डंडा करना, ऐसे उसका मीनिंग बहुत सारे तरीके से लिया जा सकता है। बट डंडा इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट इफ यू यूज द बेटल देन द वर्ल्ड इज योर्स। और ऐसे भी माइट इज राइट, पावर जो है वो कुछ भी करवा सकता है। और ये फैलेसी कभी कभार बहुत सटल होती है। Why I'm saying that this kind of fallacies are very subtle sometimes because sometimes we do not understand कि हुआ क्या, है ना। ऐसे तो हमारे यहाँ पे रिसर्जेंस या इस तरीके के जो इवेंट जैसे सारंग, अभी आप लोग सारंग ऐसे तो आप लोग नहीं देख पाए लेकिन सारंग होता है, या रिसर्जेंस एक जमाने में कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। तो उसमें जैसे कि सपोज कोई मैच चल रहा है तो उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या बोलते हैं, हॉस्टल चल बताता हूँ, है ना। तो इट इज लाइक एन आर्ग्यूमेंट, है ना, कि है ना। या कभी कभार कोई ये कह सकता है कि तुझे पता नहीं मैं सीनियर हूँ, मतलब कि आर्ग्यूमेंट है ना, बिकॉज सीनियर है तो मतलब क्या आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना, तो बात खत्म हो गई इनफैक्ट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो फोर्स लगाई जाती है जब हम किसी चीज को आर्ग्यू नहीं करते हैं, रादर देन पावर यूज करते हैं, पोजीशन यूज करते हैं, है ना, कि उन्होंने कहा है करना ही पड़ेगा तो बस, है ना, नो रैशनैलिटी रिक्वायर्ड, ऊपर से ऑर्डर आया तो करना ही पड़ेगा, है ना। वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, अगर हमारे पास ऊपर से और कोई ऑर्डर आएगा तो वो करना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाउ इरैशनल इट इज, वी हैव टू डू इट, है ना। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, कभी कभार एड बैक्यूलम इतना सटल होता है दैट यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लाइक एक न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा सा एडिटोरियल छपा, और वो एडिटोरियल ऐसा छपा दैट कि भाई जो ये वाली पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसको जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो अच्छी बात है, आपने उसको पढ़ा, आपने समझा, एंड वी यूजुअली रीड एडिटोरियल अ लॉट टू फॉर्म अ पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट दोज पीपल हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज वो एडिटोरियल्स खूब पढ़ते हैं। हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना उनके लिए मस्ट होता है, राइट। तो वी रीड एडिटोरियल्स, हमने एडिटोरियल पढ़ के ये समझ लिया कि भाई ये वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट डे उसके अगेंस्ट में एक आर्टिकल छपेगा, है ना, और ये समझाएगा कि देखिए जो पुरानी आर्टिकल था उसमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, तो इसलिए हमारी रिसर्च टीम ने काफी अच्छे से उसको फिर से स्टडी किया और पता चला कि ये फलानी पॉलिसी जो है इसको अपनाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है, तो इसलिए हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वी रेड दैट आर्टिकल एज वेल, और हमने उसके मेरिट डिमेरिट्स को देखा, और अल्टीमेटली सिंस इट वाज वेरी कन्विंसिंग सो यू स्टार्टेड फॉलोइंग द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मींस दैट वी शुड नॉट फॉलो दैट पॉलिसी, एंड इट सीम्स वेरी नॉर्मल, राइट, बहुत ही नॉर्मल है। एट द बैक इफ यू सी, जो आर्टिकल छपा था पहला वाला हो सकता है सही रहा हो, उसके अगेंस्ट में फिर फोर्स यूज हुआ, पावर यूज हुआ, फिर न्यूज़पेपर को जो है दे हैव टू चेंज इट, है ना, in a single night they have to, overnight they have to change their stance and come with another article। कभी कभार कोई सनसनीखेज न्यूज छप गई, फिर बाद में पता चला कि नहीं गलतियां हुई थी, या कभी कभार कोई सनसनीखेज छप ही नहीं पाई बिकॉज पावर, है ना। तो आर्ग्यूमेंटेशंस जो है वो बहुत बार समझ में भी नहीं आते बिकॉज इट गोज बिहाइंड, और it is so forceful, or there is so much of authority which is associated, there's so much of power which is associated that you have no idea that actually it was not an argument, rather than it was force or power. So that kind of argumentation is called as baculum.
इग्नोरेशियो एलेंची या मिसिंग द पॉइंट जो है, ये भी बहुत सिंपल सा एक फैलेसी है, जो सिंपली ये कहता है कि आप पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे, है ना। आप पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे मतलब कि मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसी चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एंड वी आर आर्ग्यूइंग फॉर समथिंग बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, पीपल आर नॉट गेटिंग इट, ठीक है। तो ऐसे तो हर एक फैलेसी जो कि फैलेसी ऑफ रेलिवेंस है वो मिसिंग द पॉइंट भी है, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट। बट मिसिंग द पॉइंट फैलेसी हम यूजुअली कहते हैं, और ये मिसिंग द पॉइंट इज अ वेरी अमेरिकन एक्सप्रेशन, है ना। आप कभी अमेरिकन लोगों से बात करें तो दे विल से ओ यू मिस द पॉइंट, है ना। वो ऐसी ही बात करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट, यू नो, एक्चुअली आई वाज नॉट टॉकिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के एक्सेंट से और बहुत सारे इस तरीके से एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, एंड दे से दैट इट्स लाइक यू आर मिसिंग द पॉइंट, यू आर मिसिंग द पॉइंट। वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट द आर्ग्यूमेंट which you are giving or which they are providing and the way in which I am taking are two different things altogether, right? जैसे मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक बार बताता हूँ कि एक बार किसी ने कहा कि यार सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बुक्स या नोट्स या स्टडी मटेरियल जो है जुगाड़ना इज लाइक हाफ ऑफ द टास्क डन, है ना। तो किसी दूसरे ने कहा कि डज नॉट मैटर व्हाट, इवन इफ इट इज हाफ टास्क डन और इवन 99% टास्क डन, टिल द टाइम इट इज 100% डन, you are not clearing it, right? But the line of argument which the other person was following is that preparation जितनी difficult है, books, study material और ये सारी चीजें इकट्ठा करना, because if many of you may be going for civil services at a later stage and you will come to know that preparing for civil services is definitely quite a hard nut to crack, and there are lots and lots of ifs and buts in between. लेकिन मटेरियल इकट्ठा करना अपने आप में, और इनिशियली स्पेशली स्पीकिंग इनिशियली इज क्वाइट अ बिग डील एज वेल, मतलब उसमें भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ मटेरियल इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट what the other person was talking about is that does not matter whether if you have material or not, if you cannot clear it till the last place, you are not clearing it, right? तो उसका आर्गुमेंटेशन या उसका लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन अलग है, और जो दूसरा पर्सन है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट बुक्स इकट्ठा करना या नोट्स इकट्ठा करना और ये सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करना इन इटसेल्फ इज अ मैमूथ टास्क, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वो उस लाइन को नहीं समझ पा रहे थे, तो इसलिए शायद वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी फैलेसीज होती हैं, और हम इसके बारे में और ज्यादा जो है क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग यू नो दैट अमंग और वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फैलेसीज जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, से रेलिवेंस से लेके ambiguity तक. So we have defective relevance, defective induction, then we have this presumption, and lastly we have this ambiguity fallacies. तो उसमें अगर relevance की fallacies देखें तो उसमें 6 parts में divide किया जा सकता है. कुछ new books में copy की, क्योंकि अलग अलग editions हैं, तो in some books you will find it 7, in some books you can even find it 8, but mostly the division remains the same like this, and the meaning of these fallacies should be something which should be very well understood. क्योंकि एक बार अगर आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो या you are getting that what this argument is actually trying to come out with, तो you will see that यहाँ पे line of reasoning में कुछ गड़बड़ है ना, and you will find it that we do speak a lot like this. And it's not the question of like if you will know fallacies then you will not say or you will stop reasoning like this. आपको एक तो बहुत मजा भी आएगा कि हाँ मुझे पता है कि मैं गड़बड़ आर्ग्यू कर रहा हूँ लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ना. This is one thing. And second thing is that we are human beings and we falter as well. तो हम ना चाहते हुए भी कभी कभार जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स में फैलेसीज लेकर ही आ जाते हैं, है ना. वो थर्ड पर्सन, इट इज इजियर फॉर द थर्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट यू आर not giving the right reason, but since I am charged, since I am emotionally high, or since it is the matter of life and death, or मेरे देश का मामला है ना, कभी कभार मेरे रिलीजन का मामला है, कभी कभार मेरे लैंग्वेज का मामला है, कभी कभार पता नहीं हमारे देश में तो और भी बहुत तरीके से ना हम अपने आप को बना लेते हैं कि हम ये हैं वो हैं, है ना, एंड समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे मामलों में या इस तरीके के डिस्कशंस में वी डू गो ऑन टू फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स विच आर absolutely mistaken. So
रीड, अंडरस्टैंड, स्टडी और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करो. And once we will become meeting in the class, so we will be discussing some examples of it. Thank you.